बच्चों तो हमने लास्ट क्लास में जो है वेक्टर स्पेसेस की डेफिनेशन करी थी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वेक्टर स्पेस हमने कैसे डिफाइन किए थे। हमने कहा था कि मान लीजिए आपके पास कोई V जो है वो कोई नॉन एम्प्टी सेट है और मान लो V पे आपने एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया है जिसके रिस्पेक्ट में 4 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, जिसको हमने V1, V2, V3 और V4 से डिनोट कर देते हैं। चलो, पहली कंडीशन ये थी कि अगर आप कोई भी दो एलिमेंट x और y V में लोगे तो आपको x प्लस वाई वापस y प्लस एक्स के बराबर मिलना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये थी कि अगर आप x, y, z कोई भी V में लेंगे तो आपको x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो वापस x प्लस वाई प्लस जेड के बराबर होना चाहिए। तीसरी कंडीशन ये थी कि आपको एक जीरो एलिमेंट मिलना चाहिए V में सच दैट x प्लस जीरो करने पे आपको x प्राप्त हो हर x बिलोंग्स टू V के लिए। फोर्थ कंडीशन ये थी कि कोई भी x अगर आप V में लेते हो तो आपको हमेशा एक y ऐसा V में मिले जिसके लिए x प्लस वाई जो है वो जीरो हो जाए। ये जो एलिमेंट मिलता था जीरो, इसको हम बोलते थे जीरो वेक्टर ऑफ द वेक्टर स्पेस, है ना। अच्छा, ये आपका एक V नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए था। इसके अलावा क्या होना चाहिए था बोला, इसके अलावा आपके पास F एक फील्ड होनी चाहिए थी और क्या होना चाहिए था, और आपके पास एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए था जो आपको ये बता सके कि एक फील्ड के एलिमेंट को एक V के एलिमेंट से कैसे ऑपरेट करना है, और ऐसा वो मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए था स्केलर मल्टीप्लिकेशन कि जो रिजल्टेंट एलिमेंट आए वापस V में ही आए, है ना। ये हमने देखा था, ठीक है। तो अब ये जो हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन किया है अक्रॉस V से V तक, इसके लिए क्या कंडीशन थी, इसके लिए कंडीशन ये थी कि इसको हमने S1 S2 शायद लिखा था कि जब आप अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई करो तो आपको अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्राप्त हो फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू F एंड फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू V। दूसरा, जब आप अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स करो तो आपको अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स प्राप्त हो फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू F एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू V। तीसरी कंडीशन ये थी कि आप अगर अल्फा बीटा इंटू एक्स करते हो तो वो उत्तर जो है सेम देगा जब आप अल्फा इंटू बीटा एक्स करते हो, ठीक है ना। यहाँ अल्फा बीटा इंटू एक्स है, ठीक है, यहाँ इंटू ये इंटू कौन सा वाला बेटा, ये वाला इंटू है जो आपको एक स्केलर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करना सिखाता है, ठीक है। ठीक है ना। और ये आपका अल्फा डॉट बीटा डॉट एक्स है, और ये चीज़ ट्रू होनी चाहिए फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू एफ एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू। तो ये तीन कंडीशन। उसके अलावा लास्ट कंडीशन ये थी कि जो फील्ड में आपको यूनिटी मिलती है 1 मल्टीप्लिकेशन वाली आइडेंटिटी जो होती है फील्ड की, उसको जब आप V के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो वापस V का ही एलिमेंट आता है, ठीक है ना। तो ये कंडीशंस आपके पास होनी चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं V1 से लेकर के V4 तक और S1 से लेकर के S4 तक, तो हम कह देते थे कि जो आपका V है वो F के ऊपर एक वेक्टर स्पेस है, ठीक है ना। V नॉट इक्वल टू फाई एक्स होना चाहिए, उस पर एक ऑपरेशन होना चाहिए जिसके रिस्पेक्ट में 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो, F कोई फील्ड होना चाहिए, है ना, और आपको एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन मिलना चाहिए जो आपको एक फील्ड के एलिमेंट को V के एलिमेंट से ऑपरेट करना सिखाए, जिसको एक्सटर्नल कंपोजिशन भी आप कह सकते हैं, जो ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई करे। तब मैं कह दूंगा कि V इज अ वेक्टर स्पेस ओवर F, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं, सपोज करो मैंने V लिया है ये सेट x, y और एक्स वाई रियल नंबर्स हैं। मैंने F लिया है सेट ऑफ रियल नंबर और मैं ऑपरेशन डिफाइन कर रहा हूँ। मुझे 2 ऑपरेशन चाहिए ना बेटा, एक ऑपरेशन चाहिए V वाला और एक आपका ऑपरेशन चाहिए जो F को V के एलिमेंट से ऑपरेट करना सिखाए। तो पहला जो ऑपरेशन है कि अगर आपके पास एक है, सपोज करो x इज इक्वल टू, सपोज करो आपके पास x इज इक्वल टू x1 y1 है और y इज इक्वल टू x2 y2 है, तो मैं कह रहा हूँ आप डिफाइन करो
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 कॉमा y1 प्लस y2। ठीक है, ये तो आपका एडिशन हो गया v के एलिमेंट्स का। दूसरा, अगर आपके पास अल्फा f का एलिमेंट है और आपका x जो है वो यही है x1 कॉमा x2, तो आप डिफाइन करो अल्फा डॉट x टू बी अल्फा x1 अल्फा x2। ठीक है, तो मैं ये दिखाऊंगा कि इन दो ऑपरेशंस के रिस्पेक्ट में आप देख पाओगे कि वो वेक्टर स्पेस की इस वाले ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में वो चारों कंडीशन v1 से v4 सेटिस्फाई होंगी, और इस वाले ऑपरेशन और इस वाले को कंबाइन करके पहले और दूसरे को जो वो चार कंडीशन s1 से s4 थी वो भी सेटिस्फाई होंगी। और जब ऐसा होगा तो हमको पता है कि हम कह पाएंगे कि v एक वेक्टर स्पेस है। ठीक है ना। अच्छा, तो सबसे पहली चीज v1 के लिए आपको ध्यान रहे कि आपका जो v गिवन है उसमें एलिमेंट आपके x, y हैं, जहां x और y रियल नंबर होने चाहिए। और इसमें दो को जोड़ना कैसे है कि अगर आपका एक x x1, y1 है ना, ये हमने लिखा हुआ है ऑलरेडी, दोबारा क्यों लिखें इसको, ये हमने देखो यहाँ पे बताया हुआ है आपको कि अगर आपके पास x जो है x1, y1 है, पहले वाले प्रॉपर्टी में देखो, डेफिनेशन में देखो, अगर x आपका x1, y1 है, y आपका x2, y2 है, तो x प्लस y आपको कैसे निकालना है, इनको इससे जोड़ना है, इनको इससे जोड़ना है, मतलब बेसिकली कंपोनेंट वाइज ऐड करना है आपको। ठीक है ना। तो कंपोनेंट वाइज जो एडिशन है उसके रिस्पेक्ट में हमको चेक करना है कि चार कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सबसे पहली चीज कि x प्लस वाई को आपको y प्लस एक्स के इक्वल दिखाना है। तो अगर x प्लस वाई आप देखो, यहां से देखो, तो x प्लस वाई आपका किसके बराबर है, x1 प्लस x2 कॉमा y1 प्लस y2। तो ये आपका हो जाएगा x1 प्लस x2 कॉमा y1 प्लस y2, जिसको कि आप बराबर x2 प्लस x1 कॉमा y2 प्लस y1 भी लिख सकते हैं, जो कि आपका कुछ और नहीं बल्कि y प्लस x है। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई v1। ठीक, नेक्स्ट कंडीशन v2 के लिए, अब आप एक z और ले लो क्योंकि अब तीन एलिमेंट चाहिए। x मान लो आपका यही है x1 कॉमा y1, y मान लो आपका है x2 कॉमा y2, और z मान लो आपका है x3 कॉमा y3। तो बेटा जब आप x प्लस वाई प्लस जेड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, x प्लस वाई प्लस जेड करोगे तो आपको मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड करोगे तो आपको मिलेगा x2 प्लस x3 कॉमा y2 प्लस y3। और जब आप इसमें x जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3। अब इसको मैं लिख सकता हूं x1 प्लस x2 प्लस x3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3, जो कि फर्दर इक्वल हो जाएगा x1 प्लस x2 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस x3 कॉमा y3। तो ये तो आपका हो गया x प्लस वाई और ये हो गया आपका z। तो आपने सेकेंड कंडीशन v2 भी दिखा दी। v3 में क्या चाहिए बेटा आपको, v3 के लिए आपको चाहिए, जैसे आपको जीरो एलिमेंट चाहिए है ना, तो आपको पता है कि जीरो को अगर मैं ये ले लूँ 0, 0, तो जब मैं x प्लस 0 करूँगा तो आपका होगा x1, y1 प्लस 0, 0, जो कि आपका x1 प्लस 0, y1 प्लस 0 हो जाएगा, जो कि आपका x1, y1 हो जाएगा, जो कि आपका वापस x आ गया। तो आपने देखा कि ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई कि x प्लस 0 इज इक्वल टू x। नाउ v4 क्या कंडीशन है, v4 में आपने कहा कि मान लीजिए x आपका है x1, y1, आपको क्या चाहिए, हमको चाहिए एक y सच दैट जब मैं x प्लस वाई करूं तो 0 मिल जाए। 0 का मतलब क्या है, यहाँ पे 0, 0 है, तो क्यों ना मैं y को माइनस x1, माइनस y1 ले लूं। तो आपको पता है कि जब मैं x प्लस वाई करूंगा तो आपका आ जाएगा माइनस x1 प्लस x1 है यहाँ पे पहले तो,
x1 प्लस माइनस x1 कॉमा x2 प्लस माइनस y2, सॉरी y1 प्लस ओके हम ये जोड़ रहे हैं ना, तो x1 प्लस माइनस x1 प्लस y1 प्लस माइनस y, तो ये आप देखो तो 0,0 आ गया जो कि 0 है। तो इसका मतलब v1 से v4 तक चारों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी, और इससे ये पता चल गया कि v जो है उसके ऊपर जो ऑपरेशन था वो तो वो 4 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो हमने देखो क्या किया, हमको v गिवन था, ऑपरेशन गिवन थे, हमने 2 ऑपरेशन डिफाइन किए थे, फिर हमने पहले v1 वेरीफाई किया कि x प्लस वाई इज वाई प्लस एक्स, फिर हमने v2 वेरीफाई किया कि x प्लस वाई प्लस जेड इज x प्लस वाई प्लस जेड, फिर हमने v3 वेरीफाई किया कि 0 एलिमेंट मिल रहा है, और v4 वेरीफाई किया कि हर एलिमेंट का इन्वर्स भी मिल रहा है विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन ऑन v। ठीक है, अब उसके बाद S1 की बारी। अब देखिए S1 के लिए आप अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई करेंगे, तो उसका मतलब अल्फा इंटू आपका हो गया x प्लस वाई, आपका आएगा x1 प्लस x2 कॉमा y1 प्लस y2, तो ये हो जाएगा अल्फा टाइम्स बाय डेफिनीशन, है ना, और अल्फा टाइम्स y1 प्लस y2, किसके डेफिनीशन से, जो आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन था। इसका मल्टीप्लिकेशन क्या कर रहा है, हर कंपोनेंट को जो है वो अल्फा से मल्टीप्लाई कर दे रहा है, ठीक है ना। तो अगर आपका x जो है वो, ये मान के चल रहे हैं यहाँ पे कि x आपका x1 कॉमा y1 है और y आपका x2 कॉमा y2 है, ये हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, अब जब हम अल्फा डॉट एक्स प्लस वाई की बात करेंगे तो आप देखो बेटा, ये आ जाएगा अल्फा x1, इस वाले को लिखो फिर से, अल्फा x1 प्लस अल्फा x2 कॉमा अल्फा y1 प्लस अल्फा y2, जो कि आपको वापस मिलेगा अल्फा x1 कॉमा अल्फा y1 प्लस अल्फा x2 कॉमा अल्फा y2 करके, तो अल्फा तो यहाँ बाहर रहेगा, तो x1 कॉमा y1 प्लस अल्फा x2 कॉमा y2, और ये आपका हो गया अल्फा x और वो हो गया अल्फा y। तो आपका ये S1 वाला कंडीशन भी हमने प्रूव कर दिया कि अल्फा डॉट एक्स प्लस वाई इज सेम एज अल्फा डॉट एक्स, डॉट प्रोडक्ट नहीं है यहाँ पे, डॉट मतलब जो हमने डिफाइन किया इसके मल्टीप्लिकेशन, तो अल्फा डॉट एक्स प्लस वाई इज अल्फा डॉट एक्स प्लस अल्फा डॉट वाई, तो आपका S1 भी हो गया। अब अगर आप S2 की तरफ देखें तो आपकी S2 जो प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, S2 में आपको प्रूव करना था कि अल्फा प्लस बीटा डॉट एक्स इज इक्वल टू अल्फा डॉट एक्स प्लस बीटा डॉट एक्स। ओके, सो अल्फा प्लस बीटा डॉट एक्स का मतलब हुआ अल्फा प्लस बीटा डॉट x1 कॉमा y1, हम मान रहे हैं कि x इज x1 कॉमा y1, तो ये बाय डेफिनेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट दिस विल बी अल्फा प्लस बीटा इंटू x1 कॉमा अल्फा प्लस बीटा इंटू y1, which is again equal to alpha x1 plus beta x1 comma alpha y1 plus beta y1. Okay, so now इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा x1 कॉमा अल्फा y1 प्लस बीटा x1 कॉमा बीटा y1, विच इज अल्फा टाइम्स x1 कॉमा y1 प्लस बीटा टाइम्स x2 कॉमा y2, राइट। और ये x1 कॉमा y1 बेटा आपका x है और x2 कॉमा y2 आपका क्या आएगा, ओके यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है, यहाँ पे भी आपका वही है ना, ये गड़बड़ हो गया, x1 y1 ही है यहाँ, x2 y2 नहीं है, देखो ना यहाँ x1 y1 है, तो बीटा टाइम्स x1 कॉमा y1, तो ये अल्फा टाइम्स x हो गया और ये बीटा टाइम्स x हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा टाइम्स x इज अल्फा टाइम्स x प्लस बीटा टाइम्स x, ये आपकी S2 प्रॉपर्टी थी, ठीक है। आप इसको चाहो तो लिख सकते हो ऐसे,
ओके, S3 तो मान लेते हैं कि अल्फा बीटा आपके F के एलिमेंट हैं और x आपका वही है x1, y1. So now we have to consider alpha beta dot x. So this is alpha beta dot x1, y1, which is alpha beta x1, alpha beta y1. और क्योंकि अल्फा बीटा x1 और अल्फा बीटा y1 है सब रियल नंबर्स हैं, तो दिस कैन बी रिटन एज अल्फा बीटा x1, अल्फा बीटा y1. अब फिर से आप जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन है अभी हमने जो डिफाइन की है इसको वेक्टर स्पेस बनाने के लिए, उसके अकॉर्डिंग अल्फा बाहर आ जाएगा. दिस विल बी बीटा x1, बीटा y1. और अब बीटा x1 बीटा y1 से आपका बीटा भी बाहर आ जाएगा एंड दिस विल बी x1, y1. तो दिस इज अल्फा डॉट बीटा डॉट x. तो ये आपका अल्फा बीटा डॉट x इज अल्फा डॉट बीटा डॉट x. ये भी आपने सिद्ध कर दिया, थर्ड प्रॉपर्टी है ना S3. लिख लीजिए. अब लास्ट प्रॉपर्टी आपकी S4. S4 में आपको बेटा 1 डॉट x देखना है. तो 1 डॉट x मतलब 1 डॉट x1, y1, विच इज 1 डॉट x1 मतलब 1 इंटू x1 और 1 इंटू y1, विच इज x1, y1, विच इज अगेन x. So 1 dot x is x. So now I can say that this v which was nothing but this set x1, y1 और x, y जो भी आपको लिखना सही लगे, बस ये आप ये समझिए कि इसमें ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं ना, x y बिलोंग्स टू R इज अ वेक्टर स्पेस ओवर रियल नंबर्स. विद रिस्पेक्ट टू क्या ऑपरेशन थे बेटा? कंपोनेंट वाइज एडिशन एंड कंपोनेंट वाइज स्केलर मल्टीप्लिकेशन. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ वेक्टर स्पेस. उसके अलावा नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज को मैं एक वी सेट डिफाइन कर रहा हूं जिसमें मैं एलिमेंट्स ले रहा हूं a1, a2, an, मतलब n कंपोनेंट वाला वेक्टर है ना, जहां पे ये a1, a2, an ये सब आपके रियल नंबर्स हैं. और फील्ड में अभी भी r ले रहा हूं और ऑपरेशन डिफाइन कर रहा हूं कि अगर x आपका a1, a2, an है और अगर y आपका b1, b2, bn है, तो जोड़ना कैसे इनको कि x प्लस वाई इज इक्वल टू a1 प्लस b1, a2 प्लस b2 एंड सो ऑन an प्लस bn. और अगर आपको अल्फा डॉट x निकालना है तो वो हो जाएगा अल्फा a1, अल्फा a2 एंड सो ऑन अल्फा an. इस प्रकार से हमने ये दो ऑपरेशन डिफाइन किए हैं. आप वेरीफाई कर सकते हो कि इन दोनों ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में V is a vector space over R. राइट. अच्छा, जब आप वेक्टर स्पेस डिफाइन करते हो तो आपको एक तो V पता होना चाहिए, एक आपको F पता होना चाहिए. उसके अलावा आप जो वेक्टर स्पेस कह रहे हो तो हमेशा वेक्टर स्पेस में जीरो वेक्टर होता है. तो जीरो वेक्टर और एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये तीनों चीजें हमारे आगे जो हम पढ़ने वाले हैं उन सब में बहुत जरूरी है. तो वेक्टर एडिशन यहाँ पे क्या है? कंपोनेंट वाइज एडिशन. स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है? कंपोनेंट वाइज स्केलर मल्टीप्लिकेशन. और यहाँ पे जीरो वेक्टर क्या है बेटा? जो इसका आपका जीरो वेक्टर आएगा वो होगा आपका ये वेक्टर जिसमें हर कंपोनेंट जीरो है. तो ये भी एक वेक्टर स्पेस, ठीक है ना. सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर स्पेस. इसको बोलते हैं वेक्टर स्पेस ऑफ n टपल्स ऑफ रियल नंबर.
n tuples of, this is called vector space of right. n tuples. ठीक है ना। इसके अलावा आप वेरीफाई कर सकते हो कि अगर आपने ये सेट एक डिफाइन किया जिसमें आपने 2x2 मैट्रिसेस ली ए बी सी डी, जहाँ पे ए बी सी डी सब आपके रियल नंबर्स हैं और आपने f को सेट ऑफ रियल नंबर ही लिया है, और आप ऑपरेशन ये डिफाइन करो कि अगर आपकी एक मैट्रिक्स x है ए बी सी डी और आपकी एक दूसरी मैट्रिक्स y है a डैश बी डैश सी डैश डी डैश, तो आप एडिशन डिफाइन करो कि x प्लस वाई इज a प्लस ए डैश, b प्लस बी डैश, c प्लस सी डैश और d प्लस डी डैश। और दूसरा आप डिफाइन करो कि अगर अल्फा रियल नंबर है तो जो आपका अल्फा डॉट x है दैट इज अल्फा a, अल्फा b, अल्फा c, अल्फा d। तो अगर आपको दो मैट्रिसेस को जोड़ना है तो उनको कह रहे हैं कि आप एंट्री वाइज जोड़ो, है ना। और अगर किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है तो इस मैट्रिक्स की हर एंट्री को उसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर ये दो आपने जो है ऑपरेशन डिफाइन कर दिए तो आप वेरीफाई कर सकते हो कि इन दोनों ऑपरेशंस के रिस्पेक्ट में वो वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी, v1 से v4 और s1 से s4। तो आप ये देख पाओगे कि v इज अ वेक्टर स्पेस ओवर R, and what is zero vector? Zero vector is the matrix जिसकी सारी एंट्रीज 2x2 मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज जीरो मैट्रिक्स, है ना। तो ये एक वेक्टर स्पेस है इन ऑपरेशंस के रिस्पेक्ट में और रियल नंबर की फील्ड के ऊपर, और इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या मल्टीप्लिकेशन है, वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है, वो है कंपोनेंट वाइज मतलब एंट्री वाइज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और इस वेक्टर स्पेस का जीरो वेक्टर क्या है, जीरो मैट्रिक्स, 2x2 जीरो मैट्रिक्स, ठीक है ना। अब सपोज करो कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि V आपका सपोज करो है सेट A, B, जहां पे A और B आपके रियल नंबर हैं। ये वही है x, y जो हमने पहला एग्जांपल लिया था। और पहली चीज़ तो मैं वही वही कह रहा हूँ कि अगर x आपका A1, B1 है और अगर y आपका A2, B2 है तो आप x प्लस वाई डिफाइन कीजिए A1 प्लस A2, B1 प्लस B2। तो ये हम पहले देख चुके हैं कि ये V1 से V4 तक तो इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये सेट सेटिस्फाई करता है। अब मैं यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन कुछ अलग तरीके से डिफाइन कर रहा हूँ। इसके मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन कर रहा हूँ कि अल्फा डॉट A1, B1 मैं डिफाइन कर रहा हूँ अल्फा A1, B1। मतलब मैं अगर मुझे अल्फा को A1, B1 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं केवल फर्स्ट कंपोनेंट को अल्फा से मल्टीप्लाई करूंगा और दूसरे वाले को टच भी नहीं करूंगा। अब मैं देखना चाहता हूं कि क्या इन दोनों ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में भी ये वेक्टर स्पेस बनेगा, ठीक है ना। तो ये चार कंडीशन V1 से लेकर के V4 तक तो हमको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी वेरीफाई कर चुके हैं। तो हमको कौन सी कंडीशन वेरीफाई करने की जरूरत है, हमको कंडीशन S1 से S4 वाली वेरीफाई करने की जरूरत है। तो अगर हम बात करें S1 की तो S1 में मुझे चाहिए अल्फा डॉट x प्लस वाई इज इक्वल टू अल्फा डॉट x प्लस अल्फा डॉट वाई, राइट। अब अगर आप अल्फा डॉट x मान लो आपका, सपोज करो कि x आपका ये है x1, y1 और y आपका बेटा सपोज करो x2, y2 है, ठीक है। तो जब मैं अल्फा डॉट x प्लस वाई करूंगा तो रहेगा आपका अल्फा डॉट x1 प्लस x2, y1 प्लस y2 विच इज अगेन इक्वल टू अल्फा x1 प्लस x2, y1 प्लस y2। क्योंकि हमने डिफाइन किया है कि जब अल्फा डॉट A1, B1 करना है तो केवल अल्फा A1 होगा, बाकी वाले को टच नहीं करेंगे हम, ठीक है ना। तो इसलिए ये आपका हो गया। अब इसको आप ब्रेक करोगे तो हो जाएगा अल्फा x1 प्लस अल्फा x2 और y1 प्लस y2, ठीक है ना। आप चाहो तो ये लिख लो पहले, ये तो हो गया होगा आई थिंक,
ये वेक्टर स्पेस बनाता है। नेक्स्ट इज दिस। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो आगे? दिस इज अल्फा x1 कॉमा y1 प्लस अल्फा x2 कॉमा y2 विच इज अल्फा x प्लस अल्फा y। दैट मीन्स पहली प्रॉपर्टी S1 2 है। S2 के लिए क्या होगा? S2 के लिए होता है अल्फा प्लस बीटा डॉट x। तो ये हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा x1 कॉमा y1 विच इज अल्फा x1 प्लस बीटा x1 कॉमा y1 विच इज ओके। सो ये आपका हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब मुझे इक्वल किसके चाहिए था? ये मुझे इक्वल चाहिए था अल्फा x प्लस बीटा x के। अब अल्फा x प्लस बीटा x अगर मैं सॉल्व करूं तो ये होना चाहिए अल्फा x1 कॉमा y1 प्लस बीटा x1 कॉमा y1, ठीक है, जो कि होना चाहिए इक्वल टू अल्फा x1 प्लस बीटा x1 कॉमा 2y1। तो क्लियरली 1 and 2, क्लियरली 1 not equal to 2 if y1 not equal to 0, ठीक है ना। देयरफॉर जो आपका सेकेंड वाला प्रॉपर्टी है S2 वो फेल हो गया यहाँ पे, है ना, क्योंकि ये मुझे हर x1 y1 के लिए बराबर चाहिए था ना। अल्फा प्लस बीटा डॉट एक्स और अल्फा डॉट एक्स प्लस बीटा डॉट एक्स मुझे हर x के लिए बराबर चाहिए थे। पर यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि अगर मैं y कंपोनेंट नॉन जीरो लेके चलूँ और ऐसा कोई x लूँ तो ये चीज़ सेटिस्फाई नहीं होगी, है ना। तो देयरफॉर दिस v इज नॉट अ वेक्टर स्पेस ओवर R। तो कौन सा सेट नहीं बन पाया वेक्टर स्पेस? यही सेट जो पहले बन गया था, लेकिन पहले यहाँ पे जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन था वो अलग था। अब हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन ऐसे किया है कि किसी से मल्टीप्लाई करना है तो केवल पहले कंपोनेंट में मल्टीप्लाई होगा, तो इसलिए अब ये वेक्टर स्पेस नहीं बना रहा है ना। तो सेट सेम हो सकता है, डिफरेंट ऑपरेशन पे हो सकता है वेक्टर स्पेस ना बनाए, ठीक है। सेम सेट जो कि किसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में वो v1 से v4 सेटिस्फाई कर रहा है, बट वो कोई ऐसा इसके मल्टीप्लिकेशन आप डिफाइन कर दें जिसकी वजह से वो वेक्टर स्पेस ना बनाए, है ना। ऐसा हो सकता है। अब अगर मैं आर एम क्रॉस एन एक सेट बना रहा हूं, देखिएगा आर एम क्रॉस में मैं क्या ले रहा हूं? मैट्रिसेस ले रहा हूं। कैसे मैट्रिसेस? एम क्रॉस एन मैट्रिसेस। कैसी एम क्रॉस एन मैट्रिसेस? जिनकी एंट्रीज रियल नंबर हो, ठीक है। और फील्ड में आर ही ले रहा हूं और मैं ऑपरेशन डिफाइन कर रहा हूं क्योंकि मुझे वेक्टर स्पेस बनाने के लिए ऑपरेशन चाहिए। पहला, अगर आपकी एक मैट्रिक्स ए है ए आई जे एम क्रॉस एन और आपकी दूसरी मैट्रिक्स है बी बी आई जे एम क्रॉस एन, तो मैं ए प्लस बी डिफाइन कर रहा हूं बेटा, ए आई जे प्लस बी आई जे। मतलब अगर मुझे दो मैट्रिसेस को जोड़ना है तो ऑब्वियसली उनके करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को जोड़ दो। और दूसरा, अगर मुझे अल्फा डॉट एक्स करना है फॉर अल्फा बिलोंग्स टू एफ, तो वो मैं कह रहा हूँ कि हर एक एंट्री को अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो। तो आप देख पाओगे कि इन दोनों ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में देन आर एम क्रॉस एन इज अ वेक्टर स्पेस ओवर आर। एंड व्हाट इज द जीरो वेक्टर? जीरो वेक्टर इज जीरो मैट्रिक्स।
एम क्रॉस एन ऑर्डर की जीरो मैट्रिक्स मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज जीरो, ठीक है ना। तो ये भी एक वेक्टर स्पेस है। आपके स्टैटिस्टिक्स में यूजुअली यही वेक्टर स्पेसेस होंगे। आर तो या तो वो आर एम क्रॉस एन होगा, या तो फिर ये भी हो सकता है वो, आप लिख लो आगे बताते हैं। तो या तो रियल एंट्रीज वाली मैट्रिसेस होंगी या तो कॉम्प्लेक्स एंट्री वाली मैट्रिसेस होंगी। तो इसी प्रकार के वेक्टर स्पेसेस ही आपको जो बस डील करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सब स्पेसेस। So let V be a vector space over a field F and W be a non-empty subset of V, then W is said to be subspace of V W is said to be subspace of V if पहला जीरो वेक्टर बिलोंग्स टू W, दूसरा if x and y belongs to W then x plus y belongs to W, third if alpha belongs to F and x belongs to W then alpha x belongs to W, ठीक है। यहाँ ये जो डॉट है आपका मतलब ये जो मल्टीप्लिकेशन है स्केलर का वेक्टर से, वही वाला है जो आपने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा होगा V के लिए। तो एक नॉन एम्प्टी सबसेट किसी भी वेक्टर स्पेस V का अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर दे तो वो सबसेट जो है वो सब स्पेस कहलाता है, ठीक है। कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है वो क्या कहलाएगा, सब स्पेस, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो मैंने V लिया है आपका ये, जब मैंने ये V लिख दिया एज अ वेक्टर स्पेस ओवर R, तो ये अंडरस्टूड है कि इस पे जो है जो ऑपरेशन है वो वही है, कंपोनेंट वाइज एडिशन और कंपोनेंट वाइज स्केलर मल्टीप्लिकेशन, है ना। जो इसको जब हमने वेक्टर स्पेस बनाया था V को R के ऊपर, तो क्या ऑपरेशन थे, वही ऑपरेशन आपको हमेशा कंसिडर करने हैं अगर नहीं बताया गया है तो, ठीक है। तो ऑपरेशन वही है, कंपोनेंट वाइज एडिशन ऑफ वेक्टर्स और कंपोनेंट वाइज स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ओके। अब मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ W, बहुत सारे, मैं आपको बताना है कि कौन सा सब स्पेस है कौन सा नहीं है। जैसे W1 मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि आप वो x, y ले लीजिए V के जिनमें x प्लस वाई जीरो हो। W2 में डिफाइन कर रहा हूँ कि आप वो x y ले लीजिए V के जिनके लिए x प्लस वाई ग्रेटर और इक्वल टू जीरो हो। तीसरा आप वो x y ले लीजिए V के जिनके लिए x ग्रेटर और इक्वल टू जीरो हो। आप वो x y ले लीजिए V के जिनके लिए y जीरो हो। आप वो x y ले लीजिए V के जिनके लिए x जीरो हो, ठीक है। इतना करते हैं पहले और फिर एग्जांपल करते हैं। तो ये हमने डिफाइन किए हैं W1, W2, W3, W4, W5। तो पहला वाला अगर मैं चेक करूं, आप ये लिख लीजिए, अगर मुझे सब स्पेस चेक करना है तो मुझे क्या चेक करना है आपको पता है। W को सब स्पेस दिखाना है तो तीन चीजें दिखाना है, उसमें जीरो वेक्टर होना चाहिए V का, दो वेक्टर अगर W से उठाओ तो उनका सम W में आए, एक अल्फा F से उठाओ और एक वेक्टर W से उठाओ तो अल्फा डॉट एक्स भी W में आए, ठीक है ना। ये कंडीशंस आपको वेरीफाई करनी है। देखते हैं यहाँ वेरीफाई हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है।
तो W1 के लिए देखते हैं। W1 आपका जो है उन एक्स वाई का कलेक्शन है जिनके लिए एक्स प्लस वाई 0 हो। तो पहला चीज़ 0,0 डेफिनेटली W1 में बिलोंग करेगा। क्यों बिलोंग करेगा बेटा? क्योंकि इसके दोनों कोऑर्डिनेट 0 ही हैं और उनका सम 0 ही आएगा। डेफिनेशन देखो ना, W1 में कौन से एक्स वाई आते हैं जिनके दोनों कोऑर्डिनेट का सम 0 हो। तो हमारा जो 0,0 है उसके भी तो दोनों कोऑर्डिनेट का सम 0 है, तो 0,0 इसमें आएगा। दूसरा, मान लो x और y W1 में है, इसका मतलब ये हुआ कि x होगा कुछ a1, b1, y होगा कुछ a2, b2, जहाँ पे a1, b1 भी 0 होगा और a2, a1 प्लस b1 भी 0 होगा और a2 प्लस b2 भी 0 होगा। हमको देखना है कि क्या x प्लस वाई भी W1 में आएगा। तो x प्लस वाई क्या है? x प्लस वाई है a1 प्लस a2, b1 प्लस b2। अगर इसको W में जाना है तो इन दोनों कोऑर्डिनेट्स का सम 0 आना चाहिए। तो कंसिडर करते हैं, कंसिडर a1 प्लस a2 प्लस b1 प्लस b2। इसको बेटा आप a1 प्लस b1 प्लस a2 प्लस b2 तो लिख ही सकते हो, और a1 प्लस b1 आपका 0 दिया है, a2 प्लस b2 भी आपका 0 दिया है, तो ये 0 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि इन दोनों कोऑर्डिनेट्स का सम 0 है और जिन भी वेक्टर्स के दोनों कोऑर्डिनेट का सम 0 होता है, हम उनको कहाँ लेते हैं बेटा? W में। तो इसलिए आपका ये वेक्टर कहाँ बिलोंग कर जाएगा? W में। तो सेकेंड कंडीशन भी वेरीफाई हो गई। थर्ड कंडीशन के लिए अब मान लीजिए आपने अल्फा लिया R का एलिमेंट और x आपने लिया है W1 का एलिमेंट। तो मतलब x आपका बेटा कैसा दिख रहा होगा? x1, y1 टाइप का, जहाँ पे x1 प्लस y1 0 होगा। मैं कभी a1 b1 लिख रहा हूँ, कभी x1 y1 लिख रहा हूँ, डजेंट मैटर। बस आपको ये देखना है कि एलिमेंट कैसे हैं, वो हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। a, b लिखो, चाहे m, f लिखो, चाहे p, q लिखो, डजेंट मैटर। द ओनली थिंग इज उनकी प्रॉपर्टी ये है कि उनका जो कोऑर्डिनेट्स है उनका सम 0 आना चाहिए, ठीक है ना। नो बट अबाउट अल्फा x हो जाएगा अल्फा x1, अल्फा y1। अब मैं चाहता हूं कि ये दो वापस W में आए, उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कि इन दोनों का जो सम है क्या वो 0 आ रहा है। तो व्हाट इज अल्फा x1 प्लस अल्फा y1? दैट इज अल्फा टाइम्स x1 प्लस y1, और वो हो गया अल्फा टाइम 0 विच इज 0, है ना। तो इसका मतलब इन दोनों कोऑर्डिनेट्स का सम 0 आ रहा है, तो मतलब ये W में बिलोंग कर रहा है। और इसका मतलब तीनों प्रॉपर्टी सब स्पेस की सिद्ध होगी, और इसका मतलब आपका जो गिवन W था वो एक सब स्पेस है, ठीक है। ये आप लिख सकते हो। ओके, तो आपका W1 था। W2 देखते हैं। W2 में क्या है? इसमें वो एक्स वाई आ रहे हैं जिनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनका सम जो है वो नॉन नेगेटिव है। तो अब मान लो मैं -3,2 लूँ, तो ये W2 का एलिमेंट है कि नहीं है? दोनों का सम करो तो 1 आएगा, 1 ग्रेटर देन 0 है ना। लेकिन जब मैं अल्फा को -1 ले लूंगा बेटा, तो अल्फा, अगर मैं इसको x कह रहा हूं, तो व्हाट विल बी अल्फा डॉट एक्स? अल्फा डॉट एक्स हो जाएगा आपका 2 - 3। अब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो आएगा -1 जो कि नेगेटिव है। इसका मतलब अल्फा डॉट एक्स जो है वो W2 में वापस नहीं आ रहा है। जब भी सब स्पेस होना होता है किसी को, तो कोई भी अल्फा ले लो, कोई भी x W में ले लो, अगर W सब स्पेस है तो अल्फा डॉट एक्स W में ही आना चाहिए। हमने ये x W2 में लिया -2,3, हमने जो है अल्फा लिया -1, लेकिन जब हमने अल्फा डॉट एक्स किया तो जो चीज़ आई वो वापस W में नहीं आई, क्योंकि उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स का सम नेगेटिव आ रहा है, जबकि W2 में आने के लिए दोनों कोऑर्डिनेट्स का सम ग्रेटर इक्वल टू 0 आना चाहिए। इसी प्रकार से आप वेरीफाई कर पाओगे कि W3 भी सब स्पेस नहीं है और W4, W5 दोनों सब स्पेसेस हैं। दिस यू कैन डू। अब सपोज करो मैं V ले रहा हूं
A1 कॉमा A2 कॉमा AN, जहाँ पे A1 A2 AN ये सब जो है वो रियल नंबर्स हैं ओवर R। तो ये वही वेक्टर स्पेस है n टपल्स का, जिसके लिए हमने ऑपरेशन डिफाइन किए थे, कंपोनेंट वाइज एडिशन और कंपोनेंट वाइज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ये आपका एक सब स्पेस है, ठीक है ना, ये आपका एक वेक्टर स्पेस है। अब हम कुछ यहाँ पे WIs लिखेंगे जिनको आपको पता करना है कि वो सब स्पेस है या नहीं है, ठीक है। तो जैसे मैं लिख देता हूँ पहला कि W1 डिफाइन करिए, एक एक करके चलते हैं क्योंकि इसमें सारा एक साथ नहीं लिख पाऊंगा मैं। इसके लिए A1 0 हो, A1 क्या हो, 0, मतलब पहला कोऑर्डिनेट 0 हो, तो आप वेरीफाई कर पाओगे कि ये एक सब स्पेस बनाएगा। दूसरा W2 जो है उन A1 A2 AN का कलेक्शन जिनके लिए पहला वाला जो है दूसरे वाले का ट्वाइस हो, तो आप देख पाओगे ये सब स्पेस बनाएगा। तीसरा W3 उन A1 A2 AN का कलेक्शन जिनके लिए A1 अपॉन A2 जो है वो 2 आ जाए। तो आपको लग रहा होगा कि ये दोनों सेट सेम है, परंतु ऐसा नहीं है। इसमें जीरो वेक्टर आएगा इस वाले में W2 में, परंतु इसमें जीरो वेक्टर नहीं आएगा, क्योंकि जीरो वेक्टर के पहले, जीरो वेक्टर का मतलब हुआ वो वेक्टर जिसके सारे कंपोनेंट जीरो हैं, मतलब 0,0,0 एन टपल। जब आप पहले दो कंपोनेंट उठाओगे जीरो वेक्टर के, तो वो A1 भी जीरो होगा आपका, A2 भी जीरो होगा, तब तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा A1 बराबर 2 A2, क्योंकि 0 बराबर 2 0 लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप A1 बाई A2 को 2 कहना चाह रहे हो तो आप जीरो वेक्टर के लिए ये चीज़ नहीं कह पाओगे, क्योंकि 0 बाई 0 तो डिफाइंड ही नहीं होता। तो ये जो है वो जीरो वेक्टर कंटेन नहीं करेगा, तो इसमें ये सब स्पेस नहीं बनेगा, ठीक है ना। W3 जो है उन A1 A2 AN का कलेक्शन जिनके लिए AI 0 हो जब GCD जो है I और N का 1 हो। तो जैसे मतलब अगर मैं डिफाइन करूं n इक्वल टू 3 के लिए या 4 के लिए, अगर मैं W3 डिफाइन करूं n जब 4 है तो इसमें A1 A2 A3 A4 आएंगे, जिनके लिए वो AI 0 होंगे जिनका GCD जो है 4 के साथ 1 हो, ठीक है ना। अब 4 के साथ एक तो 1 का GCD 1 होता है, दूसरा 3 का GCD 1 होता है। तो इसका मतलब W3 में वो वेक्टर्स आएंगे जिनमें आपका A1 और A3 0 हो जाए, तो 0 A2 0 A4, तो ये A2 A4 आपके रियल नंबर्स हैं। तो आप वेरीफाई कर सकते हो कि इस प्रकार की भी सब स्पेस बनाएंगे। ये भी जो है W, दिस विल बी ए सब स्पेस। ठीक है, results and properties। पहला, in any vector space V over a field F, singleton 0 is always a subspace and it is called the trivial subspace। तो किसी वेक्टर स्पेस में सिंगलटन 0 हमेशा एक सबस्पेस होगा और वो क्या कहलाएगा, ट्रिवियल सबस्पेस। दूसरा, every vector space is a subspace of itself। नेक्स्ट, intersection of any number of subspaces
इज अ सब स्पेस। कितने भी सब स्पेस लो उनका इंटरसेक्शन सब स्पेस होगा। मतलब अगर W1 W2 सब स्पेस हैं, देन W1 इंटरसेक्शन W2 भी सब स्पेस होगा। अगर W1 W2 W3 सब स्पेसेस हैं तो W1 इंटरसेक्शन W2 इंटरसेक्शन W3 भी एक सब स्पेस होगा। इसी प्रकार से कितने भी लो आप, तो इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ सब स्पेस सब स्पेस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज यूनियन ऑफ टू सब स्पेसेस need not be a subspace. Union of two subspaces need not be a subspace. For example, मान लो V में लेता हूं यही सबस्पेस जो हम काफी देर से जिसका अध्ययन कर रहे हैं। So suppose we am taking to be the set A, B, A, B belongs to R। तो हम सबको पता है कि ये जो है एक वेक्टर स्पेस है ओवर आर विद रिस्पेक्ट टू कंपोनेंट वाइज एडिशन एंड कंपोनेंट वाइज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मान लो बेटा मैं इसका W1 एक डिफाइन कर रहा हूँ। W1 में डिफाइन कर रहा हूँ क्या, W1 में डिफाइन कर रहा हूँ x, 0 और मैं W2 डिफाइन कर रहा हूँ 0, y। तो बेसिकली अगर देखा जाए ज्योमेट्रिकली तो ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। जो आपका W2 है, W2 जो है वो y एक्सिस है क्योंकि उसका x कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है और W1 जो है वो x एक्सिस है। तो ये W1 W2 आर एक्चुअली y एक्सिस और x एक्सिस एंड y एक्सिस, ठीक है ना। तो आप देख पाओगे कि तीनों मतलब वो तीनों प्रॉपर्टीज W1 W2 दोनों में सेटिस्फाई होंगी। मतलब वेरीफाई करना ये कि W1 एंड W2 आर सब स्पेसेस ऑफ V। ऑब्वियसली है ना, 0, 0 इसमें आएगा ही क्योंकि इसमें तो हर वो वेक्टर आ रहा है W1 में हर वो वेक्टर आ रहा है जिसका सेकंड कंपोनेंट 0 हो। तो 0 के तो दोनों ही कंपोनेंट 0 हैं 0 वेक्टर के, तो 0 वेक्टर इसमें आएगा ही। वही हाल 0 वेक्टर इसमें भी आएगा क्योंकि इसमें W2 में आने के लिए बस फर्स्ट कंपोनेंट 0 चाहिए और जो 0 वेक्टर है उसके दोनों कंपोनेंट 0 होते हैं। उसके अलावा जब भी आप दो ऐसे वेक्टर्स को जोड़ोगे जिनका y कोऑर्डिनेट 0 है तो उनका जो सम वाला आएगा वेक्टर उसका भी y कोऑर्डिनेट 0 ही आएगा। 0 + 0 तो 0 ही रहेगा। इसी प्रकार से ये सारी प्रॉपर्टीज आप वेरीफाई कर पाओगे, तो ये सब स्पेस बन जाएगा। ओके, नाउ आई विल क्लेम दैट इनका यूनियन इज नॉट अ सब स्पेस। सो क्लेम करेंगे हम, देखेंगे कि जो आपका W1 यूनियन W2 है इज नॉट अ क्यों नहीं है सब स्पेस। सपोज करो मैंने x ले लिया, जैसे अज्यूम मैंने x ले लिया 1, 0। तो 1, 0 W1 का एलिमेंट है ना क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट 0 है। W1 का है तो डेफिनेटली W1 यूनियन W2 में भी आएगा। यूनियन में तो दोनों ही आते हैं ना। फिर y में ले रहा हूँ 0, 1, तो ये डेफिनेटली W2 का एलिमेंट है। W2 का है तब भी W1 यूनियन W2 में आवे करेगा, है ना। लेकिन जब मैं x + y करूंगा तो आ जाएगा 1, 1 और न ही ये W1 में है और न ही ये W2 में है। इसका मतलब x1 + y1 सॉरी x + y आपका x + y है वो बिलोंग नहीं करेगा W1 यूनियन W2 में, राइट। क्योंकि W1 यूनियन W2 में आने के लिए कम से कम दोनों में से किसी एक में तो होना चाहिए। 1, 1 ना तो W1 में है ना तो W2 में है, क्योंकि W1 में होने के लिए उसका x कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए था और W2 में होने के लिए उसका y कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए था और इसके दोनों ही कोऑर्डिनेट नॉन जीरो हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि ये W1 और W2 का जो यूनियन है वो सब स्पेस नहीं हो सकता क्योंकि उसमें मैंने दो ऐसे वेक्टर ढूंढे हैं जिनका सम जो है उसमें वापस नहीं आया। सो दिस इज नॉट अ सब स्पेस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज
next property, whatever the number is, sum of two subspaces is a subspace. And the question is, what is meaning by sum of two subspaces? So that is, if W1 and W2 are subspaces of vector space V, then W1 plus W2, which contains vectors of the type A plus B, where A comes from W1 and B comes from W2, is also a subspace of what? V. ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं x लेता आपका x, 0, मतलब W कह दो चाहो तो इसको, W1 कह दो, चलो W1 बोल दो. अगर मैं W1 लेता x, 0 जहाँ x रियल नंबर है, और अगर मैं W2 लेता 0, y जहाँ y रियल नंबर है, तो आपका जो W1 प्लस W2 है वो क्या होता है बेटा? x, 0 प्लस 0, y, तो x, y जहाँ x, y दोनों रियल नंबर हैं. मतलब ये आपका आ जाता है वो वाला सेट जिसको हम V कह रहे हैं, है ना. तो इस प्रकार से ये सब स्पेस जो है W1 प्लस W2 भी सब स्पेस बनेगा ही बनेगा हमेशा. ठीक है, ओके. अब एक चीज आप ध्यान में रखिएगा कि जो हम ये सेट लिखे थे ना, A1, A2, AN, जहाँ पे AIs belongs to R for every I running from 1 to up to N, इस सेट को Rn से डिनोट करते हैं, Rn. सो व्हाट इज Rn? Rn इज A1, A2, AN, जहाँ पे A1, A2, AN सब क्या है? कोई भी रियल नंबर्स. ये बस ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, Rn. इसी प्रकार से अगर मैं Cn बनाता बेटा, तो Cn क्या होता? Cn में आते A1, A2, AN ही, लेकिन अब वो रियल नंबर ना होकर के वो क्या होते? कॉम्प्लेक्स नंबर्स. मतलब A1 होता आपका कुछ x1 प्लस आयोटा y1, A2 होगा था आपका कुछ x2 प्लस आयोटा y2, और AN होता आपका कुछ xn प्लस आयोटा yn, जहाँ पे x1, y1, x2, y2, xn, yn सब के सब रियल नंबर्स हैं. ठीक है ना. तो ये ध्यान में रखिएगा. तो आप याद रखिए, Rn इज अ वेक्टर स्पेस ओवर R. ठीक, Rn is a vector space over Q with respect to वही ऑपरेशन, कंपोनेंट वाइज एडिशन और कंपोनेंट वाइज स्केलर मल्टीप्लिकेशन. Cn is a vector space over R. Cn is a vector space over C, and even Cn is a vector space over Q. तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना. तो ये वेक्टर स्पेस, सब स्पेस के बारे में इतनी ही बहुत सारी जानकारियाँ थी. आपको मैं कुछ एक्सरसाइजेस के साथ छोड़ते हुए जा रहा हूँ. आप ट्राई करिएगा कि सपोज कीजिए मैंने V लिया है आपका Rn क्रॉस n, है ना, मतलब n क्रॉस n मैट्रिक्स का कलेक्शन. फील्ड आपका वही रियल नंबर है और ऑपरेशन वही है. जब ना बताया जाए तो वही ऑपरेशन आप मान के चलोगे जिनके रिस्पेक्ट में आप जानते हो कि ये वेक्टर स्पेस बनाता है. अब मैं कुछ लिख रहा हूँ डब्ल्यू वाइज, आपको बताने हैं कौन से सब स्पेसेस हैं कौन से नहीं. तो मान लो मैं ये मैट्रिसेस ले रहा हूँ AIJ, सच दैट ईच रो हैज सम 0, हर रो का सम 0 है. W2 जो है वो मैट्रिसेस हैं V की, ईच कॉलम हैज सम 0. W3 में डिफाइन कर रहा हूं वो V के मैट्रिसेस, सो दैट ईच रो एंड ईच कॉलम हैज सम 0. W4 में डिफाइन कर रहा हूं वो V के एलिमेंट जिनके लिए A ट्रांसपोज A आ जाए. W5 में डिफाइन कर रहा हूं वो V के एलिमेंट जिनके लिए A ट्रांसपोज जो है वो -A आ जाए. ठीक है, ये लिखिए पहले आप लोग.
पहले में है वो मैट्रिक्स जिनके हर रो का सम हो 0, दूसरे में है जो हर कॉलम का सम 0 रखें, तीसरे में है जिनके हर रो का भी और हर कॉलम का भी सम 0 हो, चौथों में वो हैं जिनका ट्रांसपोज उनके बराबर आए। ऐसे मैट्रिसेस को बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिसेस। और ऐसे मैट्रिसेस को बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है ना, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तो इनके बारे में बाद में चर्चा करेंगे विस्तार से। जिनका ट्रांसपोज उनके बराबर आए उनको सिमेट्रिक मैट्रिसेस कहते हैं, और जिनका ट्रांसपोज उनके नेगेटिव के बराबर आए उनको स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। W6 लिखिए, A belongs to V such that A square is equal to A। W7 लिखिए, A belongs to V such that A square is equal to आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ठीक है। W8 वो A belongs to V जिनके लिए डिटर्मिनेंट A इक्वल टू 0। तो ये 8 हैं, आप वेरीफाई करिएगा कि कौन सा सब स्पेस बनाता है, कौन सा सब स्पेस नहीं बनाता है। बाकी नेक्स्ट क्लास में आगे हम जो भी इसमें डाउट होंगे हम डिस्कस कर लेंगे। बहुत आसान से है, कोई दिक्कत नहीं, आप कर लोगे। ठीक है ना, नहीं तो डाउट क्लास में करा दूंगा जो भी दिक्कत हो। ठीक है, ओके।